स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों ये हमारा एमसीक्यू सेशन है। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1 का थ्योरी सेशन तीन सेशन में प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किए थे। आज हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे अपने यूनिट 1 का, जो कि बेस्ड है डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग IND-IS। तो फ्रेंड्स, आपने होपफुली थ्योरी लेसन देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो थ्योरी लेसन जाके देखिए और फिर दोस्तों इस पार्टिकुलर सेशन को अटेंड कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का फ्यूचर है। तो ऑप्शन कह रहा है कि रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन एनी ऑर्डर, एक्सप्रेसिंग ट्रांजैक्शन इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग नॉन फाइनेंशियल इवेंट, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। दोस्तों अकाउंटिंग को आप इमेजिन कीजिए कि एक डिफेक्टिव स्टोरी है आपके फाइनेंस के बारे में। तो चलिए ऑप्शन ही क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन एनी ऑर्डर। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप हर एक प्लेस में क्ल्यू को गैदर कर रहे हैं। यू आर गैदरिंग द क्ल्यू ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, बिना उसे ऑर्गेनाइज किए। तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसका कोई सेंस निकाल पाना नामुमकिन है। इसीलिए दोस्तों ये एक डिफेक्टिव फीचर नहीं है। मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग को एक डिफेक्टिव स्टोरी की तरह ट्रीट कीजिए तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। दूसरा ऑप्शन को देखिए, एक्सप्रेसिंग ट्रांजैक्शन इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स। तो आप अपने क्ल्यू को, आपके पास जो भी क्ल्यू है उसको आप पोएम के फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? पोएम के फॉर्म में लिख रहे हैं, रिडल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट, प्लेन लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं। तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन बाकी दूसरे के लिए हार्ड होगा समझना। इसीलिए आप बाद में, आप भी हो सकता है कि आप भी बाद में ना समझें। तो ये भी हमारा एक अच्छा डिफेक्टिव स्किल नहीं है, इसीलिए कहा गया है नॉन मॉनेटरी टर्म्स। तो ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी कर रहा है रिकॉर्डिंग नॉन फाइनेंशियल इवेंट। दोस्तों ये समझिए कि आप आपने जितने भी क्लूज कलेक्ट किए हैं ना, उसको एक साथ रख रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं और फिगर आउट कर रहे हैं कि कहानी क्या है। तो दोस्तों आप इनकम पे, एक्सपेंस पे, डेब्ट पे या दूसरे डाटा को देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं दोस्तों? यू आर लुकिंग इनकम, यू आर लुकिंग एक्सपेंस, राइट, यू आर लुकिंग डेब्ट्स। तो ये सही, इन सभी डेटा को आप देख रहे हैं ताकि किसी बिजनेस या पर्सन के फाइनेंशियल हेल्थ को समझ सकें। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि ये हमारा एक ट्रू डिफेक्टिव स्पिरिट है हमारा, ठीक है। और ऑप्शन डी कर रहा है इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्लूज है ना, उसको आप एक साथ रख रहे हैं। सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड वन पॉइंट एक्चुअली। वेट, देखिए मैं ऑप्शन सी को, पहले मैंने ऑप्शन डी को भी समझाया था। ये इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा का मतलब है, तो ऑप्शन सी को मैं दोबारा समझाता हूँ। ऑप्शन सी में कहा गया है कि रिकॉर्डिंग नॉन फाइनेंशियल इवेंट। मतलब ये हो रहा है कि आप लिख रहे हैं कि आपका अच्छा कॉफी था, आपने अच्छा सनसेट देखा, आप ड्रीम किए कि लॉटरी जीत रहे हैं। तो इवेंट तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये हमारे फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से रिलेवेंट तो नहीं है, राइट, इसीलिए ये भी हमारा हेल्पफुल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। जैसे डिफेक्टिव को इंटरप्रेट करना पड़ता है क्लूज किसी केस को सॉल्व करने के लिए, अकाउंटिंग को फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रेट करना पड़ता है ताकि इन्फॉर्म डिसीजन हम ले सकें। इसीलिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिंपल सा सिंपल एग्जाम्पल लेके। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन आवर थ्योरी सेशन ऑल्सो। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल एंड मेकिंग द कंसेप्ट क्लियर। चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। चलिए उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सारे क्वेश्चन आपके मैकमिलन बुक से पेज बाय पेज लिए गए हैं, लाइन बाय लाइन लिए गए हैं। यदि आप इतना एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं दोस्तों, कोई और एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये मेरा गारंटी है। चलिए इनमें से कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। दूसरा ऑप्शन कर रहा है सर्विंग यूजर विथ लिमिटेड अथॉरिटी। तीसरा ऑप्शन है प्रेडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग कैश फ्लो। और चौथा ऑप्शन है कंसीलिंग अंडरलाइंग एजम्पशन। तो आपके सामने है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप एक कार जो कि यूज हो चुका है, ठीक है, एक यूज्ड कार है, उसको आप दोबारा खरीद रहे हैं। तो जो अच्छा सेलर होगा ना, वो आपको डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा कार की कंडीशन के बारे में, कार के माइलेज के बारे में, कार के हिस्ट्री के बारे में। तो समझिए यही होता है हमारा गुड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे आपको क्लियर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिससे आप एक डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो आप पहले ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए कर रहा है आपका कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कार का गैस माइलेज बता रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बता रहे हैं और पोटेंशियल रीसेल वैल्यू बता रहे हैं। इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपके लिए एक अच्छा गुड फाइनेंशियल चॉइस है या नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन एक सही है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सर्विंग यूजर विद लिमिटेड अथॉरिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि चाहे जो कोई भी मान लीजिए कि कोई आदमी है जो कि बाहर से देख रहा है, जैसे कि बैंक, वो समझ पाए कार की फाइनेंशियल स्टोरी को रिपोर्ट के बेसिस पे। इसे कहते हैं सर्विंग यूजर विद लिमिटेड अथॉरिटी। तो ये भी हमारा है एडवांटेज कह सकते हैं,
ठीक है, कार की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा है प्रेडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग कैश फ्लो, राइट। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि समझिए कि आप अपने कार के फ्यूल के एफिशिएंसी के बारे में बता रहे हैं, इसे आप कंपेयर कर रहे हैं सिमिलर कार के साथ और एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना पैसा लगेगा इसको रन करने में। तो ये भी एडवांटेज है जो कि आपको अकाउंटिंग से मिलता है। ऑप्शन डी कर रहा है कंसीलिंग अंडरलाइंग एजम्पशन। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप जो है फैक्ट को हाइड कर रहे हैं कि माइलेज को एस्टिमेट किया गया था शॉर्ट सिटी ट्रिप्स पे, हाईवे ड्राइविंग से नहीं माइलेज को डिस्क्राइब किया गया था। तो ये आपको एक इनएक्यूरेट पिक्चर दे रहा है। इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों एक अच्छा कार रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट डिटेल को हाइड नहीं किया जाना चाहिए। उसी तरह दोस्तों हमारा जो एक अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो डिस्क्लोज करे अंडरलाइंग एजम्पशन को उस इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि वो रिलायबल रहे और यूजफुल रहे। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। होपफुली कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने कार का एग्जांपल लिया था चीजों को समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल है स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग के रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है, ठीक है। और चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। इमेजिन कीजिए, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप मिडिल एज में हैं, ठीक है। मिडिल एज में आप क्या है, एक नॉवल है, यू आर अ नॉवल इन मिडिल एज। तो आपके पास आपने क्या किया कि आपके पास जितना भी ई एस्टेट था ना वो अपने स्टीवार्ड को दे दिया। आज के समय में जो मैनेजर होते हैं वैसे पुराने समय में स्टीवार्ड होते थे। आपके पास जितना भी जमीन जायदाद था आपने स्टीवार्ड को दे दिया। तो आपको रेगुलर रिपोर्ट चाहिए, राइट, रेगुलर रिपोर्ट चाहिए ना। यही एसेंस है स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग का। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नॉट करेक्ट पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा कि स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग इन्वॉल्व पीरियोडिक रिपोर्टिंग ऑफ स्टीवार्ड मैनेजमेंट टू द ऑनर। तो एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। स्टीवार्ड को आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका जमीन कितना है, आपने क्या उगाया है, कौन सा फसल उगाया है, लाइव स्टॉक क्या कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का डिटेल, जैसे कि डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है उसी प्रकार से। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टुडे इज रूटेड इन द हिस्टोरिकल प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्टीवार्ड। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आज का जो अकाउंटिंग है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है? हमारे पास जो पुराना प्रैक्टिस था कि हम रिसोर्स को ट्रैक कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रैक कर रहे हैं, वहीं से तो आया है। ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी कर रहा है कि स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम डबल एंट्री बुक कीपिंग इन द 16th सेंचुरी इटली। ये गलत है। देखिए ये अपोजिट है ट्रांसपेरेंसी का। सॉरी, ये इस ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये क्वाइट सही नहीं कर सकते हैं। देखिए हुआ है क्या कि जो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग है ना, ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग लिखा है, इससे आप ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये सोलली इस बात के लिए नहीं था कि ऑनर्स जो है स्टीवार्ड पे ध्यान रखेंगे, इस पर्पज से नहीं था। चलिए इसको सही तो मान सकते हैं कुछ हद तक। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में ऑप्शन नंबर डी कर रहा है कि स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद कंसीलिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये गलत है, ठीक है। ये अपोजिट है ट्रांसपेरेंसी का। कंसील कर रहे हैं ना आप, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपका ओपन रहे, आपका एक्यूरेट रहे रिपोर्टिंग, राइट। आप जो ऑनर को रिपोर्टिंग दे रहे हैं वो ओपन रहे और एक्यूरेट रहे। तो आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि नॉट पूछा गया था। स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग को इस चीज से कंसर्न नहीं है कि आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कंसील कर रहे हैं। यहाँ पे की पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, राइट, अकाउंटेबिलिटी ध्यान रखना है इस बात को। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, सही है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में गलत है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है। फिर से रिपीट करो। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। इमेजिन कीजिए आप और आपका दोस्त जो है एक बिजनेस को साथ मिलकर शुरुआत करते हैं। तो इसे एक होता है, इसे कहते हैं हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। दोस्तों किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में प्रत्येक आदमी जो है कुछ पैसा डालता है कि वो शेयर खरीद सके, राइट। तो यदि बिजनेस अच्छा गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, आप प्रॉफिट को बांटेंगे। लेकिन यदि अच्छा नहीं गया तो आप जो है जो भी आपने पैसा डाला था वो आप लूज कर देंगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। ये की फीचर होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, ठीक है। यदि अच्छा गया, ठीक है, यू ओनली लूज द चिप्स यू पुट इन, दैट इज शेयर वैल्यू। आप इंटायर वॉलेट को लूज नहीं करेंगे, इसे कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। आपने लायबिलिटी को लिमिट कर चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑरिजिनेटेड द डेवलपमेंट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। दोस्तों ये पार्टली ट्रू है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सोल रीजन नहीं था, लेकिन जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो इमरजेंस हुआ ना, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ज्यादा फॉर्मलाइज और सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस में। इसको आप सही मान सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अलाउ अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर देयर मेंबर। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मेन कारण यही था कि आपका जो पर्सनल फाइनेंस है ना वो प्रोटेक्टेड रहे। आपको वरी नहीं करना पड़े कि आप घर लोच कर देंगे यदि बिजनेस क्रैश कर जाएगा। ये पर्पस नहीं था, ये गलत है।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो लॉ गवर्निंग कंपनीज लाइक कंपनीज एक्ट इन इंडिया एम्फसाइज स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। एग्जैक्टली, देखिए ये जो लॉ है इसमें कहा गया है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट रहे और अकाउंटेबल रहे। जैसे कि एक अच्छा स्टीवार्ड होता है ना, वो मैनेज करता है आपके मनी को, उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, एक्टिविटीज को, शेयर होल्डर को या दूसरे स्टेक होल्डर को। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि डायरेक्टर्स जनरल अनविलिंगनेस टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट हैज लेड टू इंक्रीज डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। दोस्तों ये भी सही है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी चीज़ों को छुपाती है, लेकिन जो स्ट्रिक्टर लॉ है ना, लॉ हमारा यदि स्ट्रिक्ट रहेगा, रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रहेगा, तो उसको चेक में रखेगी और इंश्योर करेगी कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करे अपने इन्वेस्टर के साथ और पब्लिक के साथ। वही कर रहा है, ठीक है। अनविलिंगनेस टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट हैज लेड टू डिस्क्लोजर। तो दोस्तों ये भी सही स्टेटमेंट है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है अलाउ करता है लिमिटेड लायबिलिटी, नॉट अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी डू नॉट अलाउ लिमिटेड लायबिलिटी। याद रखिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी ही है जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को एट्रैक्टिव बनाता है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं बिना अपने इंटायर फॉर्च्यून को एक्सपोज किए हुए। समझिए कि आप पोकर खेल रहे हैं, आपने चिप्स बेट किया है, आपने पूरा का पूरा बैंक अकाउंट बेट नहीं किया है। यही खासियत है जॉइंट स्टॉक कंपनी का कि उसमें लिमिटेड लायबिलिटी अकाउंटिंग होता है। याद रहेगा आपको ये चीज़, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपने एएफएम के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के बारे में बता दूं। यदि आप इस तरह के एमसीक्यूज पीडीएफ चाहते हैं, एमसीक्यूज वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, थ्योरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आपके लिए सुटेबल कोर्स है जेआईवी एएफएम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हो तो आपको 40% का मैं डिस्काउंट दूंगा। एक स्पेशल कूपन कोड है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, नाम है Learn40। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप उस कूपन कोड को अवेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आप कूपन कोड के अलावा आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल होने के लिए हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसके कंटेंट को देख सकते हैं, इस पार्टिकुलर कोर्स के कंटेंट को। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डाल रखा है, एएफएम के पीडीएफ, थ्योरी पीडीएफ, एमसीक्यूज पीडीएफ। वीडियोस में दोस्तों आपको थ्योरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यूज वीडियो का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। मॉक टेस्ट में आपको डेली क्विजेज, मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, सारा कंटेंट मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन इनरोल इन दिस पार्टिकुलर कोर्स फॉर योर बेटर प्रिपरेशन ऑफ एएफएम टॉपिक। चलिए दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू जारी रखते हैं अपने डिस्कशन को। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, लेट्स कंटिन्यू। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। आगे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में गलत है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन वाइज इमेजिन कीजिए कि आप एक पिज्जा को रन कर रहे हैं, आपका एक पिज्जा का दुकान है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब आप फिगर आउट कर रहे हैं कि कितना एक पिज्जा का दाम कितना है बनाने में। आप टोटल इंग्रेडिएंट कॉस्ट को नहीं देख रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि रेंट क्या है। टोटल इंग्रेडिएंट कॉस्ट को तो देख ही रहे हैं, आप इसके अलावा इंग्रेडिएंट कॉस्ट के अलावा रेंट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्च हो रहा है, आप ये भी देख रहे हैं कि शेफ का सैलरी क्या है। तब जाके आप कंपेयर कर रहे हैं उस कॉस्ट को उस जो आपका सेलिंग प्राइस है उससे, आप ये देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड प्रेजेंटेड। देखिए मैं आपको एक इस ट्रेलर समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन के पीछे ट्रेलर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। आपने हमारा वीडियो नहीं भी देखा है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। अब आप खुद से ट्राई कीजिए कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड प्रेजेंटेड अ चैलेंज टू द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। देखिए हुआ क्या कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा भारी हुआ, बहुत मास प्रोडक्शन हुआ और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हुआ। इस कारण से जो है कॉस्ट को फिगर आउट करना बहुत क्रूशियल हो गया। और यहीं पे दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग जो है शेप में आया, मतलब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप्ड एज अ गाइड टू मैनेजमेंट एक्शन। स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही है। आप देखिए कॉस्ट को समझकर मैनेजर ये देख पाएंगे कि कहाँ पैसा हम बचा सकते हैं, ठीक है, अपने एफिशिएंसीज को इंप्रूव कर सकते हैं और बेटर डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो कॉस्ट टेक्निक बिल्कुल हेल्प करता है मैनेजर को। सी ऑप्शन कर रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद एक्यूमुलेटिंग एंड असाइनिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट मेजरमेंट। दोस्तों एग्जैक्टली ये पॉइंट सही है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपने आपका जितना भी पिछला खर्चा है चीज़ों को बनाने का, उसे आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए ताकि ये देख पाए कि कितना आपका प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिटेबल मेजरमेंट आप कर पाए, राइट। आप कितने प्रॉफिटेबल है ये आप देख पाए। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस ऑन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कॉस्ट rather than assessing the profitability and efficiency of the enterprise। ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फ्यूचर कॉस्ट जरूरी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग डील करता है जो हो चुका है उससे। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग को समझिए आप। कॉस्ट अकाउंटिंग किससे डील कर रहा है, जो हमारे पास्ट इवेंट है उससे डील कर रहा है, फ्यूचर से डील नहीं कर रहा है, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग फ्यूचर कॉस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली डील करता है जो चीज ऑलरेडी हो चुका है,
राइट। तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, ये समझिए कि आप क्रिस्टल बॉल में देख रहे हैं, आप रिसीट को चेक नहीं कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है स्टेटमेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरली फ्यूचर कॉस्ट को प्रेडिक्ट करने में फोकस नहीं करता, समझिए। ये समझिए कि आप मिरर देख रहे हैं कि कोई मिरर है, कोई शीशा आईना है, उसके रियर व्यू को देख रहे हैं, ये समझने के लिए कि आपका फाइनेंशियल जर्नी क्या है, आप बेटर डिसीजन ले सकें आगे वाले जर्नी के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको मैंने बेसिक भी समझाया और इस क्वेश्चन से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में गलत है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, हम लोग एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इमेजिन कीजिए एक जहाज है, उसके आप कप्तान हैं, ठीक है। वो जहाज जो है एक अननोन वाटर में सेल कर रहा है। तो दोस्तों बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है ना दोस्तों, वो एक मैप होता है। आपके पास एक मैप है, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ दोस्तों चीज़ों को। तो आप कप्तान है उस पार्टिकुलर जहाज के, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तरह का मैप है, एक तरह का कंपास है, जो कि आपके करंट पोजीशन को बताएगा, आपके पास ट्रैवल को बताएगा। ये इसमें स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि सभी लोग एग्री करें कि आप कहाँ पे हैं, समझे। तो आप देखिए एक टर्म आया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का था। मैंने आपको बोला ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तरह का मैप है, एक कंपास है, जो कि आपको करंट पोजीशन और पास्ट ट्रैवल के बारे में बताएगा। दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है कि आपका एक टेलीस्कोप है, आपका एक वेदर रिपोर्ट है, समझ रहे बात को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक योर टेलीस्कोप, इज जस्ट लाइक योर वेदर रिपोर्ट। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या क्या रेप्स को हमें अवॉइड करना है, कौन से विंड आएंगे हमारे सामने, और बेस्ट कोर्स क्या हो सकता है बाउंटीफुल हॉल के लिए। इसमें कोई रिजिड रूल नहीं होता, ठीक है। इसका फोकस होता है कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर करें ताकि हम फ्यूचर के लिए इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो टेलीस्कोप की तरह काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए बेसिक समझा दिया आपको, अब आप क्वेश्चन ऑप्शन पे आ जाइए। पहला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एज अ डायरेक्ट एड टू मैनेजमेंट इज अ फेनोमेना ऑफ 20th सेंचुरी। देखिए ये बिल्कुल सही है। देखिए अब जो हमारा अकाउंटिंग का जो पहले वाला फॉर्म था ना, वो तो एग्जिस्ट होता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस होता है कि हम डिसीजन ले सकें। इसका फोकस होता है कि हम गाइडिंग डिसीजन टू का स्ट्रॉन्गर रोल इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो अकाउंटिंग बिल्कुल डायरेक्ट एड की तरह काम करता है। ऑप्शन भी कर रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग अमॉन्ग्स अदर एस्पेक्ट। दोस्तों बिल्कुल सही है। कॉस्ट अकाउंटिंग से आप समझ पाते हैं कि कितना चीज़ों का दाम है, और बजटिंग आपको हेल्प करता है कि आप फ्यूचर को प्लान कर सकें। तो दोनों टूल्स होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग अम्ब्रेला के अंदर, याद रखिएगा। इट इंक्लूड्स बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग। ऑप्शन सी कर रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम लोग GAAP बोलते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, राइट। देखिए आपका मैप और कंपास के तरह नहीं है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये है आपका टेलीस्कोप और वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट को आपको स्टिक नहीं करना पड़ेगा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग रूल नहीं कवर करता है, ठीक है, जब तक आपको ये हेल्प कर रहा है गुड डिसीजन मेकिंग में। तो ये GAAP पे बेस्ड बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको मैंने पहले रिपीट किया, कंपास और कंपास की तरह नहीं है ये आपका टेलीस्कोप है, राइट। इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑप्शन डी कर रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन अफेक्टिंग द फ्यूचर। बिल्कुल सही है। आपका टेलीस्कोप और आपका जो वेदर रिपोर्ट है वो किसके बारे में है, आप समझ पाए कि आगे क्या होने वाला है, ताकि आप फ्यूचर को प्रॉपरली नेविगेट कर पाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम ही है कि आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ऐसा कर पाए, समझे बात को। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी भी सही है, मतलब आपसे गलत पूछा गया तो गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ठीक है, कि आपको चार्ट को यूज करके यही जो लिखा गया वही इन्फॉर्मेशन, नो देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल, ठीक है। एक अच्छा कप्तान जो होता है ना, वो सभी तरह के टूल्स को यूज करता है, कोई जरूरी नहीं कि ऑफिशियल मैप को यूज करे, समझे। तो ये यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल आपको फॉलो नहीं करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में गलत है। फ्रेंड्स आपको ये लेसन पसंद आए, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और भी JIB के कैंडिडेट इस प्रकार के वीडियो से लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों सवाल है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है। चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप सेफ हैं, ठीक है, किसी फैंसी रेस्टोरेंट में। आपका जो ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड है वो ट्रैक करता है केवल दो चीज़ों को। क्या क्या दो चीज़ को, कि कितना डिश आपने कुक किया और कितना पैसा आपने कमाया। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि कस्टमर हैप्पी थे या नहीं थे, खुश हुए या नहीं हुए, क्या आपका इंग्रेडिएंट जो है एथिकली सोर्स था या नहीं था, या आपका जो किचन है वो इको फ्रेंडली रन हुआ या नहीं हुआ, क्या ये जानना नहीं चाहेंगे आप।
बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो ये जो हमारा एसआरए है ना, आप पूछेंगे एसआरए क्या होता है? एसआरए है दोस्तों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक ब्रॉड रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा है, आप अपने आप को एक ब्रॉड रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। इसमें केवल फाइनेंशियल सक्सेस को ही कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आप सोशल इंपैक्ट को भी देख रहे हैं। समझे? अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। मैंने बेसिक हिंट समझा दिया आपको। ऑप्शन ये कर रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाइडन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग बाय कंसीडरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक अफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, स्पॉट ऑन। लोग जो है अटेंशन इस बात पे दे रहे हैं कि एथिकल प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है इसका, जिससे एसआरए जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस दैट लेड टू द बर्थ ऑफ एसआरए इज नोटिसेबल अराउंड द लास्ट 2 decades। स्पॉट ऑन, पीपल आर पेइंग मोर। यस, देखिए पहला ऑप्शन ये था, ये तो बिल्कुल सही है। सोशल अकाउंटिंग वाइडन्स द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। एग्जैक्टली, एसआरए क्या करता है कि आप बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस से बाहर देखें, आप देखें कि आपका बिजनेस लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपके वातावरण को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी कर रहा है कि द रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी इज कमिंग अंडर ग्रेटर स्क्रूटनी फोकसिंग ऑन बोथ एफिशिएंसी एंड सोशल कंट्रीब्यूशन। दोस्तों एब्सोल्युटली करेक्ट। बिजनेस को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जस्ट पैसा ही नहीं कमाए, लेकिन वो सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी करें। तो एसआरए ट्रैक करता है और रिपोर्ट करता है उस कंट्रीब्यूशन पे। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि ट्रेडिशनल बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आर कंसीडर्ड ब्रॉड इनफ टू रिफ्लेक्ट द सोशल रिस्पांसिबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस। दोस्तों यहाँ तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि जो ट्रेडिशनल रिपोर्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका सेफ का रिपोर्ट कार्ड, इनका फोकस किस पे होता है? मनी मैटर पे होता है, राइट। वो ये नहीं बताएंगे आपको कि आपके कस्टमर ने आपके खाने को पसंद किया या नहीं किया, या आपका किचन सस्टेनेबली रन किया या नहीं किया। एसआरए इस गैप को एड्रेस करता है, एक आपको फुलर पिक्चर प्रोवाइड करते हुए। तो जो हमारा ट्रेडिशनल बैलेंस शीट है, जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है, इसे ब्रॉड इनफ आप नहीं मान सकते कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करे। सो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, और यही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है। चीजें समझ में आ रही है ना? तो यही देखिए बेसिक चीज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठे और एग्जामिनेशन में आपको इस प्रकार का सवाल आए। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप यदि फ्री मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीटली फ्री मॉक टेस्ट है। डेली का डेली मैं क्विज आपको डाल रहा हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। डेली बेसिस पे आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। मैकमिलन बुक के प्रत्येक पेज से लिया गया क्वेश्चन है, आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। तो दोस्तों करना क्या है, आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में गलत है? सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपका एक बेकरी है। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्या करता है कि कितना आपको आटा लगा, कितना चीनी लगा, कितना ओवन है, आपका जो फिजिकल टूल है उसको कौन देखता है? आपका ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। समझ रहे हैं बात को? तो ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों क्या इसके बारे में क्या कि कितना एसेट, हाउ मच, व्हाट अबाउट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट? आपका बताइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? बेकर्स यानी जो बेकर जो बेकरी बना रहे हैं, राइट, जो उस काम को कर रहे हैं, उनका नॉलेज कितना है, उनका स्किल कितना है, उनकी डेडिकेशन कितनी है, ये भी तो जरूरी है, ताकि आपका ब्रेड जितना डिलीशियस हो पाए, आपके कस्टमर खुश हो पाएंगे। तो जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ना, वो समझिए कि आप ओवन के आगे देख रहे हैं। वो आप ये देख रहे हैं कि अपने बेकर को भी कंसीडर कर रहे हैं, जो लोग उस पार्टिकुलर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बेकरी में काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं, कौन सा कथन गलत है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेजेबल, ट्रेन्ड, लोअल एंड कमिटेड एम्प्लॉय। बिल्कुल सही बात है। हमारे जो स्किल्ड बेकर होंगे वो अच्छा ब्रेड बनाएंगे। एचआरए रिकॉग्नाइज करता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और हमारी सक्सेस की कुंजी है, राइट। तो ऑप्शन ए सही है। Human resource accounting involve accounting for the investment in people, replacement cost and economic values। दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि आप अपने ओवन कॉस्ट को ट्रैक करते हैं, उसी तरह एचआरए क्या ट्रैक करता है? एचआरए ट्रैक करता है कॉस्ट ऑफ हायरिंग में कितना कॉस्ट लगा, ठीक है, ट्रेनिंग में कितना कॉस्ट लगा, फिर आप बेकर को रखने में कितना कॉस्ट लगा, और ये भी एस्टिमेट करता है कि उनको यदि रिप्लेस किया जाए तो कितना खर्चा आएगा। तो ये किसका काम है? एचआरए का काम है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पीपल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड इकोनॉमिक वैल्यू। दोस्तों क्या इससे भी ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्या? प्लीज टेल मी, राइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर सिंपली, होपफुली आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। एज एचआरए बेसिकली किससे डील कर रहा है कि आपने जो आदमी को हायर किया है उसको उसका कितना कॉस्ट है, ट्रेनिंग में आपने उसे ट्रेनिंग दिया उसका क्या कॉस्ट है, आप मान लीजिए किसी को रिप्लेस करेंगे उसका क्या कॉस्ट है, इन सभी का बात कौन ध्यान रखेगा, एचआरए ध्यान रखेगा। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि एचआरए इज प्राइमरली कंसिडर्ड विद रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों ये तो गलत लग रहा है। एचआरए जस्ट नंबर पे नहीं है, एचआरए का मतलब नंबर से नहीं है, ये आपको बताता है कि आपके ह्यूमन एसेट का वैल्यू कितना है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके बेकरी की ओवरऑल सक्सेस में। तो प्राइमरली ये इज नॉट अबाउट फाइनेंशियल डेटा, ऑप्शन सी गलत है यहाँ। ऑप्शन डी कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है। एचआरए आपके बेकर के स्किल, एक्सपीरियंस, बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है बेकर्स के कारण, ये सभी जानकारी को क्या करेगा, गैदर करेगा। उनकी केवल सैलरी को गैदर नहीं करेगा, ठीक है, उससे क्या करेगा, इस जानकारी को यूज करेगा ताकि एक डिसीजन ले सके कि हम ट्रेनिंग बजट कितना डालें, प्लानिंग करें एक्सपेंशन के लिए या ना करें। तो दोस्तों ये सभी चीज एचआरए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर है, क्योंकि सी गलत है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा, तो बेसिकली समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है, राइट। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पिगी बैंक है जिसमें बहुत सारी कुकीज रखे हुए हैं और प्रत्येक कुकीज का दाम है $1। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखिए एग्जांपल से आप चीजें क्लियर रख लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आपके पास एक पिगी बैंक है, उसके अंदर बहुत सारी कुकीज भरे हुए हैं और प्रत्येक कुकी का दाम है $1। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, महंगाई आ गई, अब वही $1 वाला चीज आपको मिलने लगा $2 में। कितने मिलने लगा? $2 में मिलने लगा। ठीक है, तो आप यदि आप अभी भी काउंट करेंगे कितने कुकीज हैं, तो दोस्तों आपको ज्यादा पैसा चाहिए ना उसके लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रत्येक कुकी का दाम बढ़ चुका है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ कि आपने पिगी बैंक को बेकरी के पास ले जा रहे हैं, उससे आपको रियलिस्टिक प्राइस टैग दिलवा रहे हैं अपनी कुकीज के लिए, समझे। चलिए आगे हम लोग आगे देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इन्वॉल्व द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला, आपने अपनी कुकीज का प्राइस अपडेट करवाया ना दोस्तों, उसी प्रकार उसी लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि आपके पास जो चीजें हैं उनके वैल्यू को एडजस्ट करता है, जो आपका जो भी एसेट है उसके वैल्यू को एडजस्ट करता है और आपके प्रॉफिट को एडजस्ट करता है ताकि रियल कॉस्ट जो है उसको हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकें, राइट। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का ये काम है। ऑप्शन बी कर रहा है कि इट एड्रेस लिमिटेशन अराइजिंग फ्रॉम कॉस्ट एजम्पशन एंड द एजम्पशन ऑफ स्टेबल मॉनेटरी यूनिट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कॉस्ट एजम्पशन है ना, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है कॉस्ट एजम्पशन। इसका मतलब ये होता है कि आप चीजों को वैल्यू दे रहे हैं इस बेसिस पे कि आपने उसका कितना पेमेंट किया है, ठीक है। जो कि क्या होता है कि इन्फ्लेशन में डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो यदि आप एज्यूम करेंगे कि आपका स्टेबल मॉनेटरी यूनिट है तो ये सही नहीं है, राइट। जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इन सभी लिमिटेशन को क्या करता है, टैकल करता है। देखिए एक लिमिटेशन है कि हमारा मॉनेटरी यूनिट स्टेबल है, ये तो होता नहीं है, मॉनेटरी यूनिट बढ़ता है। तो ये जो लिमिटेशन है इसको कौन एड्रेस कर रहा है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ही तो एड्रेस कर रहा है। एक तो कॉस्ट एजम्पशन है, कॉस्ट एजम्पशन में मानते हैं कि आप चीजों को वैल्यू दे रहे हैं जितना आपने पेमेंट किया, जो कि इन्फ्लेशन में डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये दो मेजर लिमिटेशन है हमारे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, जिसको वो एड्रेस करता है। सी ऑप्शन कर रहा है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एम्स एट एग्जैगरेटिंग द रिपोर्टेड रिजल्ट कॉज्ड बाय प्राइस लेवल चेंज। दोस्तों देखिए ये हमको गलत लग रहा है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब ही होता है, एम होता है कि हम मिसलीडिंग रिजल्ट को करेक्ट करें, उसे इन्फ्लेट ना करें, राइट। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रॉन्ग प्राइस है ना उसको फिक्स करें। आपकी कुकीज पे जो कुकीज था जो आपने $1 में खरीदा था तो रॉन्ग प्राइस है ना दोस्तों। आप ले गए बेकरी के पास, बोले उसको अरे इसको सही करके दो, अब इसका दाम $2 हो गया है, इसका प्राइस टैग चेंज करो, 1 की जगह 2 डालो। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप रॉन्ग प्राइस टैग को फिक्स कर रहे हैं ना अपनी कुकीज पे, आप उसको मैजिकली तो बेटर नहीं बिगर नहीं बना रहे हैं। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का ये थोड़ी मतलब है कि आप रिपोर्टेड रिजल्ट को एग्जैगरेट करें, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी कर रहा है कि वेरियस अप्रोच हैव बीन सजेस्टेड टू करेक्ट डिस्टॉर्शन इन रिपोर्टेड रिजल्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे वे तरीके हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, जैसे कि आप प्राइस इंडिसेस को यूज कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। प्रत्येक अप्रोच से आपको एक एक्यूरेट पिक्चर मिलेगा आपके फाइनेंशियल सिचुएशन का एक महंगाई वाले समय में, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब ही होता है कि आपको क्लियर रियलिस्टिक पिक्चर मिले अपने फाइनेंशियल स्टेट का, कोई आर्टिफिशियली बूस्टेड नंबर ना मिले। जब आपको पता है ना, जब प्राइस बढ़ता है तो आपका पिगी बैंक जो है भारी होने लगेगा, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से आप देख पाएंगे कि जो कुकीज उसके अंदर है क्या वो सही में उसका वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है,
राइट। आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरा पिगी बैंक हेवी हो गया है, लेकिन क्या उसके अंदर जो कुकीज हैं वो ट्रूली रिचर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये आपको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बताएगा। चलिए अब अगला सवाल है कि हमारे अकाउंटिंग के हिस्ट्री के रिगार्डिंग, बुक कीपिंग के हिस्ट्री के रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है। तो पहले हम लोग कथन देखते हैं। तो पहले हम लोग कथन देखते हैं दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रैवलर ट्रेडर है मिडिल एज में, ठीक है, आप यूरोप को क्रॉस कर रहे हैं, अपने अपने आपके पास स्पाइसेस हैं, राइट, मसाला है और सिल्क है, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए वैसा सिचुएशन है, आप मिडिल एज में पहुंच गए हैं, आप यूरोप को क्रॉस कर रहे हैं, आपके पास स्पाइसेस है, आपके पास सिल्क है। तो दोस्तों आपको सभी चीज़ का ट्रैक रखना है, आपने क्या खरीदा, आपने क्या बेचा, ठीक है, आपने कितना उधार लिया है, आपने कितना कमाया। तो ये सभी हेडेक होगा ना दोस्तों बिना किसी प्रॉपर रिकॉर्ड का। तो यहीं पे काम आता है हमारा बुक कीपिंग का। समझे बात को। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द ग्रीक, रोमन, इजिप्शियन, बेबीलोनियंस हैव वेल डेवलप्ड रिकॉर्ड एंड मेंटेन अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड कंट्रोल। दोस्तों समझिए, बिल्कुल सही बात है। एंशिएंट पिरामिड से लेकर ग्रीक सिटी स्टेट तक लोगों को ट्रैक करना पड़ता था चीजें, जैसे कि टैक्स क्या है, हार्वेस्ट क्या है, ट्रेड क्या है। तो जो अर्ली बुक कीपिंग था ना, अर्ली पुराने समय का जो बुक कीपिंग था, ये मॉडर्न सिस्टम का क्या रखता है, आधार स्तंभ रखता है, फाउंडेशन रखता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। गलत पूछा गया है आपसे सवाल। ऑप्शन बी कर रहा है इन 13th एंड 14th सेंचुरी देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इटली लीडिंग टू द बर्थ ऑफ मॉडर्न बुक कीपिंग। बिल्कुल सही बात है। देखिए हुआ क्या, इटली का सिटी का नाम बताइए, वेनिस हो गया, फ्लोरेंस हो गया, ये सभी सिटी में ट्रेड जो है बूम किया, ठीक है। तो मर्चेंट को सोफिस्टिकेटेड तरीका चाहिए होगा ताकि वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आया, डबल एंट्री बुक कीपिंग आया। याद रखिए यहाँ पे क्या आया, डबल एंट्री बुक कीपिंग आया। एक एडवांस सिस्टम था एज कंपेयर टू सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि लूका डी बार्गो पेलिसियो एक इटालियन मॉन्क थे, उन्होंने अपने बुक सुमा में 1494 ईस्वी में लिखा है, इसके अंदर विच इंक्लूडेड अ सेक्शन ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। एग्जैक्टली पेसिलियो का बुक का नाम सुमा है, ठीक है। इन्होंने फॉर्मलाइज किया और इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग को पॉपुलराइज किया, जिससे ज्यादा जिससे ये एक्सेसिबल हो सके वाइडर ऑडियंस में, मर्चेंट एंड ट्रेडर में। लास्ट ऑप्शन कर रहा है द इंक्रीज इन द यूज ऑफ पेसिलियो वर्क इन द 15th सेंचुरी वाज ड्यू टू द डिक्रीज इन ट्रेड एंड द रिड्यूस नीड फॉर मर्चेंट टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। बिल्कुल गलत है दोस्तों। पेसिलियो वर्क पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेड हमारा डिक्रीज नहीं हुआ, ट्रेड हमारा इंक्रीज हुआ, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कमर्शियल डीलिंग जैसे जैसे सामने आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट को एक रिलायबल सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी, जैसे कि डबल एंट्री, ताकि वो सभी चीज़ों का ट्रैक रख सकें, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उनका जो बुक है ना, उससे आपको टूल मिलेगा किस चीज़ का, ताकि आप नेविगेट कर सकें, आपके जो वो कॉमर्स का जो दुनिया है जो बढ़ रहा है उसको नेविगेट करने के लिए आपको टूल मिलेगा, राइट। जैसे कि अच्छा बुक कीपिंग सिस्टम से हमारा मॉडर्न बिजनेस जो है वो अपने फाइनेंशियल कोर्स को चार्ट कर पा रहा है, समझ रहे हैं। तो हम आपको मिडिल एज में ले गए थे अभी, और आपको मैंने एक एक पॉइंट समझाया कि बुक कीपिंग अच्छा होना क्यों जरूरी है। सवाल है, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा हिस्टोरिकल फैक्ट सही है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के बारे में। चलिए आपको मैं इमेजिन कीजिए, अकाउंटिंग एक रेसिपी बुक है बिजनेस के लिए। ओवर द टाइम क्या हुआ कि रेसिपी बदला और इवॉल्व हुआ, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन को अडेप्ट किया, इंग्रेडिएंट को अडेप्ट किया। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। इन द 16th एंड 17th सेंचुरी अटेम्प्ट टू डिजाइन रूल फॉर डबल एंट्री वाज मेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेजाइम ऑफ चंद्रगुप्त। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है टॉपिक को, मैंने समझाया जो था। सुनिए हुआ क्या है कि ये गलत लग रहा है मुझे। भारत में ऑब्वियसली अकाउंटिंग प्रैक्टिस था, लेकिन डबल एंट्री जो सिस्टम है ना वो बहुत बाद में आया, ठीक है, चंद्रगुप्त के समय नहीं आया। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ना पेसिलियो का बुक, तो डबल एंट्री सिस्टम चंद्रगुप्त के समय का नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो हॉलैंड है इन्होंने पायनियर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हॉलैंड पायनियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंडिपेंडेंट लेजर इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। बिल्कुल सही, ये भी हमारा कुछ गलत लग रहा है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सही पूछा गया है। देखिए यहाँ पे सही क्वेश्चन, देखिए सही पूछा गया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। देखिए डच ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था अकाउंटिंग हिस्ट्री में, तो ये सभी चीज बाद में आए थे, तो यहाँ पे हॉलैंड की जगह डच होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 19th सेंचुरी एंड द 2 वर्ल्ड वार इन द 20th सेंचुरी लेड टू द करंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। दोस्तों क्या लग रहा है आपको? तो देखिए जैसे जैसे कि कोई किचन होता है ना, वो मास प्रोडक्शन को अडेप्ट करता है और चेंजिंग टेस्ट को अडेप्ट करता है, उसी तरह दोस्तों अकाउंटिंग जो है इन सभी पीरियड से, वर्ल्ड वार से
सिग्निफिकेंटली इवॉल्व हुआ है। तो बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता गया, ग्लोबल इंटरेक्शन बढ़ता गया, इसीलिए हमें रेसिपी को चेंज करना पड़ा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि जो नवा मेथड है जिसको हम लोग महाजनी, मारवाड़ी, देसी कहते हैं, ये मॉडर्न अकाउंटिंग प्रैक्टिस है भारत में। दोस्तों ये हमारा ओल्ड फैमिली रेसिपी है, वो पास हुआ है थ्रू जनरेशन। नवा मेथड को हम लोग महाजनी, मारवाड़ी से भी कहते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि मर्चेंट के द्वारा यूज किया जाता है और अभी भी कहीं कहीं लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सही कौन सा जवाब लगा आपको? बाकी जवाब तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वर्ल्ड वार ने मॉडर्न अकाउंटिंग को शेप दिया। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेन फंक्शन होता है एएसबी यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, जो कि आईसीएआई के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि भारत में जितने भी बिजनेस हैं वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को लिख रहे हैं, जैसे कि अलग अलग कंट्री से रेसिपी आते हैं। कुछ लोग कप को यूज कर रहे हैं, कुछ ग्राम को यूज कर रहे हैं, कुछ टी स्पून को यूज कर रहे हैं। तो ये इम्पॉसिबल होगा ना कि हम कंपेयर कर पाएं कि कैसे प्रत्येक बिजनेस कितना अच्छा प्रत्येक बिजनेस कर रही है। तो यहीं पे आया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एक मास्टर शेफ होता है जो कि कॉमन रेसिपी बुक बनाता है सभी के लिए। तो ऑप्शन ए कर रहा है टू एनफोर्स डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। दोस्तों समझिए कि शेफ अलाउ कर रहा है सभी लोगों को कि वो अपने रैंडम मेजरमेंट को अलाउ करे। इसे आप कंपेयर कर पाएंगे क्या? हाँ, यदि डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिस रहे तो कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है टू हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो एएसबी है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, वो सेफ है। इनका मेन जॉब है कि कॉमन स्टैंडर्ड सेट करे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड कप हो, हमारा स्टैंडर्ड स्पून हो, सभी के रेसिपी के लिए। इससे क्या होगा कि समझना आसान होगा, कंपेयर करना आसान होगा कि कोई बिजनेस कितना हेल्दी और कितना प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है टू कंडक्ट ऑडिट ऑन द बिहाफ ऑफ आईसीएआई। देखिए आईसीएआई ऑडिट कंडक्ट करती है लेकिन एएसबी डायरेक्टली नहीं करती। बेसिकली ये एक रेसिपी बुक क्रिएटर है, कोई इंस्पेक्टर नहीं है जो कि चेक करें कि सभी लोग रेसिपी को करेक्टली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन डी कर रहा है टू रेगुलेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। दोस्तों ये एक ब्रोडर रोल है जो कि फाइनेंशियल अथॉरिटी के द्वारा प्ले किया जाता है। एएसबी इस प्ले नहीं करती। एएसबी का फोकस होता है रिपोर्टिंग साइड पे। ठीक है, वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन को खुद से नहीं करती। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, टू हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। एएसबी एक तरह का मास्टर शेफ की तरह काम करती है, इंश्योर करती है कि जो बिजनेस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सेम इंग्रेडिएंट को यूज करें, सेम मेजरमेंट को यूज करें, जिससे फाइनेंशियल रिपोर्ट क्लियर हो, कंसिस्टेंट हो और इजीली कंपेरेबल हो। यानी सभी के लिए जीत का ही सिचुएशन हो, विन विन फॉर एवरीवन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा प्रोसीड्यूर अडॉप्ट किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करने के लिए एएसबी के द्वारा, जो कि आपके बुक से लिया गया है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन को जरा देखते हैं। तो चलिए मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा किचन है और उसमें आप एक बहुत बड़े शेफ हैं। ठीक है, आपको एक टास्क दिया गया है कि सभी आदमी के लिए एक नया नया डिश बनाना है, जो कि डिश का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझ रहे हैं? तो दोस्तों अब ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि द एएसबी इंडिपेंडेंटली फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विदाउट एक्सटर्नल इनपुट। दोस्तों ये समझिए ऐसा हो गया कि शेफ जो है कुक कर रहे हैं एक लॉक्ड रूम में, कहीं से कोई इनपुट ही मिल रहा है। ये आइडियल है क्या? बिल्कुल आइडियल नहीं है। ठीक है, विदाउट इनपुट चाहिए ना, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एएसबी टेक फीडबैक एंड देन हेड शेफ डिसाइड, दैट इज आईसीआई। अब देखिए हेड शेफ कौन है? आईसीआई का काउंसिल है। आप तो शेफ हैं, आप एएसबी हैं, आप शेफ हैं। हेड शेफ आपका कौन है? आईसीआई है। देखिए ये बिल्कुल सही है। एएसबी जो है वो किचन का टीम है। ठीक है, एएसबी जो किचन का टीम है वो पहला काम करेगा, शुरुआती काम करेगा। वो अलग अलग स्टेक होल्डर से यानी इंग्रेडिएंट और सजेशन से क्या करेगा? फीडबैक गैदर करेगा, रेसिपी को फाइनलाइज करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। देखिए मैं आपको शेफ का बस एग्जांपल ले रहा हूँ चीजों को समझाने के लिए। एक्सपोजर ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया, जो कि अपना हमारा क्या हो गया? रेसिपी हो गया। ठीक है, उसके बाद वो प्रेजेंट करेगा किसे? हेड शेफ को प्रेजेंट करेगा। हेड शेफ यहाँ पे कौन है? आईसीआई काउंसिल। ठीक है, अप्रूवल के लिए। ठीक है, और हो सकता है कि थोड़ा सा चख भी ले रेसिपी को इससे पहले कि प्रेजेंट करने से पहले, राइट। तो यही बात है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि द एएसबी इशूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डायरेक्टली विदाउट कंसिडरिंग द व्यू ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत सेफ है ना, ऐसा सेफ लेंगे तो बिल्कुल काम नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, ये एडवाइस को इग्नोर कर रहा है, प्रेफरेंस को ही इग्नोर कर रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी काम कर पाएगा ऐसा? आपको सरकार क्या कर रही है, पब्लिक क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री क्या कर रही है, तो देखना पड़ेगा ना।
ऑप्शन डी कह रहा है कि द काउंसिल ऑफ आईसीआई फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विदाउट कंसल्टेशन विद एएसबी। तो ये तो किचन रहेगा ही नहीं रहेगा ऐसे में। एएसबी और आईसीआई काउंसिल एक साथ काम करते हैं। एएसबी जो है इनका क्रूशियल रोल होता है रेसिपी क्रिएशन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी हो गया। एएसबी जो है एक्सपोजर ड्राफ्ट क्रिएट करेगी, कमेंट गैदर करेगी मेंबर से, पब्लिक से, और फिर फाइनल ड्राफ्ट सबमिट करेगी अपने हेड सेफ को, जो कि हमारे आईसीएआई के काउंसिल मेंबर हैं। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल यह है कि ऑडिटर के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस होगा जो कि आईसीएआई के मेंबर हैं यदि वो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं मैकमिलन के एक एक लाइन से लिया गया है, कुछ भी हमारे सिलेबस से आउटसाइड नहीं है। सवाल कहीं से भी आ सकता है, जैसा कि हमने इस बार के पैटर्न में देखा है, जो कि हमारा अक्टूबर का एग्जाम हुआ था जेआईबी का। तो फ्रेंड्स आप प्रिपेयर रहें, यही हमारा मेन प्रयास है कि आपको मैं प्रिपेयर करूँ सभी तरह के सवाल से, मैं एग्जाम्पल ले लेके समझाऊं चीजों को, और आप इस प्रकार से कंटेंट को जरूर लाइक करें सो दैट इट कैन रीच मोर एंड मोर व्यूअर्स। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। मान लीजिए कि आप एक डिटेक्टिव हैं जो कि कंपनी के बुक को चेक कर रहे हैं, ये श्योर कर रहे हैं कि सभी चीज जो है अबव बोर्ड है। तो दोस्तों आप तो डिटेक्टिव हैं, यदि आप ही ऑफिशियल रूल को फॉलो नहीं करेंगे जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा डील हो जाएगा ना। समझ रहे हैं बात को? आप डिटेक्टिव हैं और आप ही रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वही मैं डिटेक्टिव यानी आईसीआई की बात कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन कर रहा है दे मे फील लीगल एक्शन फ्रॉम एन ऑडिटेड कंपनी। दोस्तों ये तो सेंस कर रहा है कि यदि डिटेक्टिव जो है केस को मेसअप कर दे एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए, ठीक है, तो लीगल एक्शन तो फेस कर ही सकता है। नेक्स्ट कर रहा है कि दे आर रिक्वायर्ड टू रीइशू द ऑडिट रिपोर्ट। यानी दोस्तों ये हो सकता है यदि आपने मिस्टेक किया अपने डिटेक्टिव वर्क में, ठीक है, लेकिन जस्ट आपने रॉन्ग प्रोसीड्यूर यूज किया है, तब तो आपको रीइशू करने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है कि दे मस्ट सबमिट अ रिटन एक्सप्लेनेशन टू द सेबी। तो माइनर रूल ब्रेक आपने किया है तो हो सकता है, लेकिन बड़ा रूल आपने गलती कर रखा है जो कि बड़ा ऑफिशियल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, तो कंसीक्वेंस तो इतना नहीं बनेगा, सीरियस कंसीक्वेंस बनेगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि दे मस्ट क्वालिफाई देयर ऑडिट रिपोर्ट और एल्स दे विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। दोस्तों ये क्लोजेस्ट है हमारे रियलिटी में। जो भी ऑडिटर हमारे आईसीआई के मेंबर हैं वो बेसिकली डिटेक्टिव एसोसिएशन होते हैं, वो क्लियरली स्टेट करेंगे अपने रिपोर्ट में कि उन्होंने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के रूल को फॉलो किया है या नहीं किया है। यदि उन्होंने नहीं किया है, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि एविडेंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है, और ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और इस कारण से बहुत बड़ा समस्या भी आ सकती है। तो याद रखिएगा, जैसे कि डिटेक्टिव को स्ट्रिक्ट प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ता है ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, उसी प्रकार से जो हमारे आईसीआई के ऑडिटर होते हैं उन्हें मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करना पड़ेगा ताकि एक्यूरेट और रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्ट बने। चीजें समझ में आ रही है आपको? दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। चलिए अगला सवाल है, सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार किसकी जिम्मेवारी होती है कि वो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कॉम्प्लाई करे। चलिए इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी एक बहुत बड़ा जहाज है जो कि फाइनेंस वाले समुद्र में तैर रहा है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, वो कैप्टन के क्रू हो गए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें कि सब कुछ स्मूथली और सेफली हो रहा हो। तो सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 जो कंपनीज एक्ट का है वो एक मैरीटाइम रूल है जो कि उन्हें फॉलो करना है, और एक क्रूशियल रोल है कि हम मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कॉम्प्लाई करें। तो पहला ऑप्शन करें ऑडिटर। दोस्तों ऑडिटर चेक करता है कि जो हमारा जहाज है वो रूल को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती है, ठीक है। शेयर होल्डर, पैसेंजर जो शिप में होते हैं वो रूल को तो ध्यान रखेंगे, लेकिन उनकी जॉब नहीं है कि वो शिप को आगे बढ़ाएं। तो उस शेयर होल्डर यानी पैसेंजर हो गए उस शिप जहाज में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोस्तों बिल्कुल सही, जैसे कि कप्तान होता है ना, क्रू होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बाय रूल नेविगेट करें। उसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योर करने के लिए कि जो कंपनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करे। और लास्ट है मेंबर ऑफ आईसीएआई। दोस्तों आईसीएआई एक तरह का मैरीटाइम अथॉरिटी की तरह काम करता है जो कि रूल बनाता है, वो इंडिविजुअल कप्तान नहीं बन सकता जो कि उन्हें फॉलो करने के लिए। तो आईसीआई रूल बनाने के लिए है। तो कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो जहाज चला रहे हैं ना, मिलकर चला रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल है उसको फॉलो करें। जिम्मेवारी किनकी बनेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दूसरे सेक्शन में आ जाइए, सेक्शन 129 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या कौन कौन सा डिस्क्लोजर हमें करना पड़ेगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं कर रहा है तो कौन कौन डिस्क्लोजर करना पड़ेगा? इमेजिन कीजिए एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है केक का रेसिपी है, आपको एक केक बनाना है
और केक बनाने के लिए रेसिपी चाहिए ना, वो रेसिपी है आपका कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, वो गाइडलाइंस होता है जो कि इंश्योर करता है कि सभी लोग जो केक बना रहे हैं वो कंसिस्टेंटली रहे और एक्यूरेट रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को कुछ इंग्रेडिएंट या कुछ स्टेप को चेंज करना पड़ता है, जैसे कि वो अलग तरह का आटा यूज कर लें या बेकिंग टाइम को एडजस्ट कर लें, राइट। तो ये सेक्शन 129 सब सेक्शन 5 है ना कंपनीज एक्ट का, वो एक समझिए कि रूल है जो कि आपको बताता है यदि आप कुछ चेंज कर रहे हैं रेसिपी में तो फिर आपको कुछ बातें तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, समझे। अब क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ऑप्शन ए को देखते हैं। ओनली द रीजन फॉर डेविएशन, तो ये समझिए कि ऐसा ऐसा खाना हो गया कि हमने तो वही आटा यूज नहीं किया है जैसा कि रेसिपी के लिए का लिखा हुआ था, तो आपको क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा कि आपने क्यों ऐसा किया। आपने यदि आटा बदला, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, तो क्यों ऐसा किया। नेक्स्ट है कि ओनली द रीजन फॉर, केवल केवल रीजन से नहीं काम बनेगा, राइट। कि यहाँ पे रीजन से नहीं, क्या आपने अलग किया, राइट। यू हैव टू ऑलरेडी, रीजन से काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट है रीजन फॉर डेविएशन, तो आप कह रहे हैं कि मैंने डिफरेंट आटा यूज किया क्योंकि मेरा ओवन जो है गर्म हो गया था और ये जो आटा था ना इससे हमको अच्छा टेक्सचर मिला। तो दोस्तों आपको एक अच्छा रीजन भी तो देना पड़ेगा कि क्यों आपने स्टैंडर्ड से डेविएट किया। केवल ये कहना कि मैंने ये आटा यूज किया नहीं काम बनेगा। नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रीजन फॉर डेविएशन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ डेविएशन। यानी दोस्तों आप इसमें क्या कर रहा है कि ये एक आप कह रहे हैं कि आप अलग आटा को यूज कर रहे हैं, इससे हमको कॉस्ट ज़्यादा पड़ा लेकिन इससे हमारा केक मॉइस्ट बना, डिलीशियस बना, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, आपको तीनों चीज़ डेविएट ये करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो डेविएशन है उसको आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों सवाल है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिप्लेस किया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करे अकाउंटिंग पॉलिसी और स्टैंडर्ड पे, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत बड़ा कंपनी रन कर रहे हैं और आपको कोई आदमी चाहिए कि आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे सके कि कैसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एक्यूरेट रखें, रिलायबल रखें। तो भारत में दोस्तों एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि इस काम को करता था जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजर की टीम हुआ करते थे। लेकिन रिसेंटली ने सरकार ने क्या किया कि हम चीज़ों को अपडेट करें और उन्होंने एडवाइजर को रिप्लेस कर दिया गया एक नया ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है NFRA। NFRA होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। समझिए कि एक पावरफुल टीम को सरकार ने हायर किया फाइनेंशियल एक्सपर्ट का, जो कि आपके कंपनी के फाइनेंस को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं करे ICAI, तो ICAI क्रूशियल रोल प्ले करता है अकाउंटिंग में, लेकिन ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए नेशनल स्टैंडर्ड पे, राइट। वो बेसिकली इंडिविजुअल फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेबी। सेबी का काम होता है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट नहीं करती सभी कंपनी के लिए। नेक्स्ट है RBI, बिल्कुल नहीं, RBI भारत के मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करती है। तो सही जवाब है इसका NFRA। ये एक नई गवर्नमेंट अपॉइंटेड वॉच डॉग है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी टॉप नॉच फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है सभी कंपनी के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अपने एक्सपर्ट पे रिलाई करते हैं कि आपका पर्सनल फाइनेंस जो है ऑर्डर में रहे, उसी तरह सरकार NFRA पे रिलाई करती है ताकि पूरे कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट रहे और रिलायबल रहे। NFRA याद रखिएगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट NFRA के बारे में गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन NFRA इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 132। देखिए NFRA एक पावरफुल वॉच डॉग है जो कि इंश्योर करता है कि एक्यूरेट और रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो भारत में। तो NFRA को कॉन्स्टिट्यूट किया गया सेक्शन 132 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये जो लॉ है ये एस्टैब्लिश करता है कि NFRA एक ऑफिशियल गार्जियन हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFRA बिकम इफेक्टिव फॉर 1 अक्टूबर 2018। बिल्कुल सही है, 2018 से NFRA एक्टिवली जो है किसी गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट को स्नाइफ कर रहा है, खोज रहा है। NFRA इज नॉट अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी। दोस्तों ये गलत है, NFRA इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से ऑपरेट होता है, ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस से अलग है, इसलिए ये फियरलेस वॉच डॉग कहा जाता है। लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि NFRA असिस्ट इन फ्रेमिंग एंड इन्फोर्सिंग लेजिस्लेशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये भी सही है, NFRA केवल एग्जिस्टिंग रूल को ही इन्फोर्स नहीं करेगा, ये नया रूल भी बनाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को गेम को फेयर रखेगा, एक्यूरेट रखेगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप इस तरह के कंटेंट को आगे चाहते हैं दोस्तों तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, हमारे पेड कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। इसी प्रकार का आपको मैकमिलन बुक के एक लाइन का आपको गारंटी मिलेगा दोस्तों, इस साल आप AFM को निकाल के जाएंगे यदि आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। धन्यवाद।